हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। पर आपके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं कि सर हम लोग इस कैटेगरी से हैं तो हमको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, हम इस कैटेगरी से हैं तो हमको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, कब तक ये प्रमाण पत्र हमको चाहिए, कितने नए होने चाहिए, पुराने होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम अदर स्टेट से हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या कोई फिक्स कोटा है, हमको किस कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग निवासी तो यूपी के ही हैं, रह रहे हैं एमपी में या अदर स्टेट में, तो हमें कैसे कैसे फायदा मिलने वाला है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बार बार पूछते हैं कि हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, हम जनरल में अप्लाई करें या हम ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करें। यदि हम ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करते हैं और वहां हमारा नंबर नहीं आता है तो क्या जनरल में आ जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप पूरी वीडियो आराम से देखते रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीएसआई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या है, देखो स्पेशली 5 कैटेगरीज हैं। जनरल है जिसको अनरिजर्व्ड के नाम से भी जानते हैं, यूआर के नाम से जानते हैं। ईडब्ल्यूएस है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी के ही लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। केंद्र सरकार को उनके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा इन व्यक्तियों को एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है ईडब्ल्यूएस के, यानी कि सालाना इनकम 8 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, 250 गज का प्लॉट एक नगर में नहीं होना चाहिए। इस तरह की 2-3 शर्तें अगर आप उनको पूरी करते हैं तो आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तहसील में जाके बनवा सकते हैं और अभी भी जाके बनवा सकते हैं अगर आपकी ऐसी कंडीशन है। उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी, एससी, शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी और शेड्यूल ट्राइब्स हो जाता है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उनकी बात कर लेते हैं। देखो जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, आपको पता है। आपको सिंपल जाके फॉर्म भरना है, अपना फोटो देना है, पासपोर्ट साइज फोटो देना, अपनी डिटेल्स देनी है, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ ये वगैरह देंगे, फीस देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले जो लोग होते हैं वो जनरल कैटेगरी के ही लोग हैं पर वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इसलिए उनको आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस का। तो उनको केवल एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। चाहे तो वो सेंटर का हो चाहे वो स्टेट का हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूपीएसआई जो भर्ती है पुलिस है तो वो राज्य सरकार के अंतर्गत आ रही है, राज्य सरकार की भर्ती है। तो आपके पास राज्य सरकार का भी हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों है तो भी को जो इच्छा हो वो लगा सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब ईडब्ल्यूएस की जो मतलब वो रहता है, लीगल रहता है, 1 साल तक वैलिड माना जाता है। अगर जिस दिन आपका फॉर्म भर रहा है, जैसे 1 अप्रैल से भरने शुरू होंगे आपके फॉर्म, तो 1 साल पहले तक का भी है तो चल जाएगा आपको। जैसे सपोज करो 1 अप्रैल में भरा हुआ है और आपने 1 मई में बनवाया था पिछले साल, तो वो 1 मई में जाके खत्म होगा, तो आप लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप फॉर्म भर लो उसके बाद लगवा लो। अगर आपका 1-2 दिन रह रहा है, यानी कि आपने 2 अप्रैल को पिछले साल बनवाया था और 2 अप्रैल में इस बार आपका खत्म होने वाला है, तो मैं आपको सलाह दूंगा आप नया बनवा लो, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे तो जरूरत पड़ने वाली है, आप भर्ती में है ना, क्लियरली। तो 1 साल के अंदर का है या बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बनवा लो। अगर उसकी लिमिट खत्म होने वाली है, वैलिडिटी खत्म होने वाली है, तो दूसरा जाके आप बनवा सकते हैं। अब देखो ओबीसी, एससी, एसटी, तीनों में मूल निवास की आवश्यकता है और नए मूल निवास की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर बिल्कुल देखो, मूल निवास 3 साल के लिए वैलिड होता है, 3 साल के लिए मूल निवास होता है, डोमिसाइल होता है, वो 3 साल के लिए वैलिड है। तो इसको आप क्या काम करो, अपना ये तीनों कैटेगरी में लगने वाला है। अब देखो अगर ये बिल्कुल वैलिडिटी खत्म होने वाली है, आपने 3 साल पहले बनवाया था, तो आप इसको रिन्यू करवा लो, आप दूसरा बनवा लो, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, 7-8 दिन में आपका आ जाएगा। और 2 साल पहले बनवाया था, 1.5 साल पहले बनवाया था, तो आपका इससे काम चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ओबीसी, एससी, एसटी में जब आप आरक्षण मांगने जाएंगे तो आपको जाति के प्रमाण पत्र चाहिए, जाति के, भाई मैं फलानी जाति से हूं और इस कैटेगरी में आता हूं, तो आपको बताना पड़ेगा जाति। तो जाति का प्रमाण पत्र जो होता है वो 6 महीने तक ही मान्य रहता है। तो आप एक काम करो, मेरी बिल्कुल सही सलाह है कि अगर आपका जो जाति का प्रमाण पत्र है वो 1 जनवरी 2021 के बाद का है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उससे पहले का है, यानी कि अभी लग रहा है कि 5 महीने आपके पड़े हुए हैं, तो भाई आप नया बनवा लो, ठीक है, आप नया बनवा लो, 6 महीने तक मान्य होता है। मैं आपको सलाह दूंगा 1 जनवरी 2021 के बाद आप बनवा लो, या इसके बाद बनवा रखा है तो कोई भी इशू नहीं है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं अदर स्टेट वालों के लिए। देखो भाई, आप में से पूछते रहते हैं अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं और अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक बात मैं बताता हूं, अदर स्टेट का कोई निवासी है, मैं आपको बता देता हूं, अदर स्टेट का कोई निवासी है तो चाहे वो उस स्टेट में जनरल में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो,
तो उसको यहाँ पे यूपी पुलिस की जो भर्ती है, यूपी में जितनी भर्तियां आती हैं उसमें जनरल में काउंट किया जाता है। हम एसआई की बात कर रहे हैं तो एसआई में अगर वो अदर स्टेट का निवासी है, जनरल में है, ओबीसी में, एससी एसटी में, ईडब्ल्यूएस में भी है, तो वो यहाँ पे जनरल में ही काउंट होगा, उसके लिए स्पेशल कोई उसको रियायत नहीं मिलेगी। और नो फिक्स कोटा, कोई भी फिक्स कोटा नहीं होगा। आप ये सोचेंगे कि भाई अदर स्टेट के लिए 5% कोटा होता है, 10% कोटा होता है, नहीं। जब आप जनरल में फाइट कर रहे हैं तो जनरल की जितनी भी सीट है उन सब पे आप फाइट कर सकते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं है। अब देखो अदर स्टेट के लिए आप में से क्या चीज पूछते हैं मैक्सिमम लोग, कि अदर स्टेट वालों के लिए दो चीजें हैं। एक तो एक केस है कि जैसे हम एमपी का उदाहरण ले रहा हूं, कोई व्यक्ति एमपी से पूछ रहा है, दो व्यक्ति हैं जो एमपी से मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उन्होंने बोला कि सर मैं एमपी का निवासी हूं, ठीक है, एमपी का ही मेरे पास मूल निवास है। तो अगर कोई व्यक्ति एमपी का निवासी है और वो यूपीएसआई का फॉर्म भरना चाहता है तो उसको अनरिजर्व्ड या जनरल में ही काउंट किया जाएगा, उसको कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी और वो जनरल की सीट पे ही फाइट कर सकता है। अब देखो एक बात है, कोई बोल रहा है कि सर मैं एमपी में रहता हूं, सर मैं एमपी में रहता हूं, मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं पे हुई है, मेरे फादर वहीं पे जॉब कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप एमपी में रह रहे हैं पर निवासी आप यूपी के हैं, आपके पास मूल निवास यूपी का है, तो आप निवासी यूपी के माने जाएंगे। तो आपको क्या पढ़े आपका जन्म भी कहां पे हुआ हो, एमपी में हुआ हो, अपने फादर के साथ जाके हुआ हो, पर आपका मूल निवास आपका यूपी का बना हुआ है, आपका यूपी में कोई गांव है, शहर है, तो अपना अगर आप मूल निवास यूपी का दिखा देते हैं तो आप यूपी के निवासी माने जाएंगे। और बिल्कुल मूल निवास शो करने के बाद आप जिस भी कैटेगरी में होंगे, जनरल में होंगे, ईडब्ल्यूएस में होंगे, ओबीसी में होंगे, एससी में होंगे, एसटी में होंगे, आप उसी तरह से, मतलब एक जैसे मूल निवासी को यूपी के मूल निवासी को टारगेट किया जाता है, उसको आरक्षण मिलता है, उसी आधार पे आपको आरक्षण मिलेगा। आई थिंक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद देखो आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूं और क्या मुझे जनरल कैटेगरी में फाइट करने का मौका मिल जाएगा। देखो भाई जनरल कैटेगरी एक्चुअली में जनरल नहीं है, उसका नाम है यूआर, उस कैटेगरी का नाम है यूआर, यानी कि अनरिजर्व्ड है। वो अनरिजर्व्ड का मतलब क्या है कि इसमें कोई रिजर्वेशन वाली बात ही नहीं है। अब देखो एक बात सुनो, अगर कोई बंदा ओबीसी का है, यहां पे मैं लिखता हूं इधर पे, ये कोई बंदा ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का है, एससी का है और एसटी का है, एससी का है, एसटी का है। तो अब आप एक चीज देखो कि ईडब्ल्यूएस में तो एज रिलैक्सेशन नहीं है, ओबीसी वाले को 5 साल का, एससी वाले को भी, एसटी वाले को भी 5 साल का है। अनरिजर्व्ड में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 21 से 28 साल की क्योंकि आयु सीमा है। अब पहली कंडीशन क्या बनती है कि आपकी उम्र 21 से 28 साल के बीच में ही है, यानी कि अनरिजर्व्ड वाली है, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, एसटी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो आप चारों कैटेगरी में से हैं और आप उम्र सीमा में छूट नहीं मांग रहे हैं आरक्षण के आधार पे। तो आप चाहे ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस में आरक्षण है नहीं, एससी से हैं और एसटी से हैं, और आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो आप अनरिजर्व्ड यानी जनरल की सीट पर कब्जा कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं और आप आरक्षण के तहत छूट मांग रहे हैं उम्र सीमा में, तो अब क्या होगा, जब आप फाइट करेंगे ना तो आप केवल ओबीसी में फाइट करेंगे। अगर आप ओबीसी के तहत उम्र सीमा में आरक्षण मांग रहे हैं तो आपकी फाइट केवल ओबीसी में होगी, आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे तो भी आप जनरल कैटेगरी में फाइट नहीं कर पाओगे। उसके बाद यहां पे देखो एससी में है तो एससी में भी आप अपनी कैटेगरी में फाइट करोगे, और एसटी में है तो एसटी में भी आप अपनी कैटेगरी में फाइट करोगे। अब देखो कोई ईडब्ल्यूएस वाला बंदा है, ईडब्ल्यूएस वाला बंदा फॉर्म भर रहा है अपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं तो वो जनरल की सीट पे जा सकता है, कोई भी इशू नहीं है, और कम मार्क्स आ जाएंगे तो अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मैटर है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आपको सब चीज क्लियर हो गई होंगी। और साथ में देखो एक चीज बता देता हूं मैं, हमारे चैनल पे सब कुछ फ्री है, आप ज्वाइन कर लीजिए। मूल विधि की वीडियोस चल रही हैं, हिंदी और जीएस की वीडियोस जल्दी आपको मिलने शुरू हो जाएंगी। एज रिलैक्सेशन वाला मैटर चल रहा है, उन लोगों का साथ देना बहुत आवश्यक है, जितने आप मेरे लिए जरूरी हैं इतने ही आप, इतने ही वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का नारा पड़े ही हो, पर मैं इसको अपने चैनल के लिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार उनका थोड़ा सा क्लियर हो जाए मामला, उसके बाद हम रेगुलर क्लास शुरू कर देंगे। तो आप देख रहे थे राम जी पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।